और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है सीधे चीन से। जिनपिंग के पास सिर्फ बचे हैं 36 घंटे। सिर्फ 36 घंटे का वक्त बचा है जिनपिंग के पास। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती किस बात की? जिनपिंग का दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है 36 घंटे बाद, यानी 16 अक्टूबर को। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं कि 36 घंटे में जिनपिंग का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 36 घंटे में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है चीन में। 36 घंटे सीसीपी की बड़ी बैठक है और कम्युनिस्ट पार्टी की यह बैठक है, आपको बताऊं। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होगी और इस बैठक में नए राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लगेगी। तो लेकिन जिनपिंग को हर हाल में सत्ता चाहिए। तीसरी बार जिनपिंग को हर हाल में कुर्सी चाहिए, इसलिए जिनपिंग किसी को भी रास्ते पर हटा रहे हैं, रास्ते से किसी को भी कुचल रहे हैं, किसी को भी दबा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा, फिर आपको बताऊंगा चीन के अंदर हाल क्या है। जिनपिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति के पास सिर्फ 36 घंटे का वक्त बचा है। जिनपिंग की कुर्सी की उम्र है सिर्फ 16 अक्टूबर तक। अब साम दाम दंड भेद, जिनपिंग को हर हाल में तीसरी बार सत्ता चाहिए। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए जिनपिंग किसी को भी खत्म कर सकते हैं। जिनपिंग ने अपनी वापसी के लिए पूरे चीन को छावनी बना दिया है। 16 अक्टूबर तक चीन में पत्ता भी जिनपिंग के इशारे के बिना नहीं हिलेगा। और खबर इस बीच खबर यह है कि चीन में जिनपिंग लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बगावत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनपिंग ने। जी हां, 14 लाख गिरफ्तारियां चीन में इस वक्त हो गई है। जो आवाज उठा रहा है उसे अरेस्ट किया जा रहा है। एक दो नहीं, देखिए 14 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कई शहरों में जबरन लॉकडाउन लगा दिया गया है कई शहरों में। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि कैसे, किस हद तक जा सकते हैं जिनपिंग। कुछ भी करने को तैयार है जिनपिंग। क्या क्या किया है उन्होंने, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन में टेंशन हाई है इस वक्त। देखिए जरा, हर कांटे को जिनपिंग हटाने वाले हैं। यह हाल होगा कुछ चीन में इस वक्त स्थिति बताऊं। चीन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर जिनपिंग का विरोध हो रहा है चीन में इस वक्त, क्योंकि लोग नहीं चाहते जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाए। बीजिंग में पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनपिंग के खिलाफ। जिनपिंग को तानाशाह बताया जा रहा है। इन पोस्टर्स में जिनपिंग को उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही है कि इनको हटाया जाए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर आए, हड़ताल करें जिनपिंग के खिलाफ। जिनपिंग विरोध करने वाले को कुचल रहे, हर विरोध को कुचलने में जुटे हैं। बीजिंग में इस वक्त निगरानी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जबरन लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना के नाम पर कि लोग बाहर ना निकल सके। यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लोग एक शहर से दूसरे शहर ना जा सके। कोई विरोध की आवाज ना खड़ी हो। इन 36 घंटे के दरमियान अगर विरोध हो गया, बगावत हो गई, बवाल हो गया, तो जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। शंघाई में 2.5 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं अब तक। स्कूल और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। लोग वहां कह रहे हैं कि ये झूठे कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, झूठा लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि जिनपिंग सिर्फ तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इसलिए लॉकडाउन के नाम पर लोगों को रोक रखा है। सोशल मीडिया पर सेंसर लगा दिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो सेंसर लगाया गया है, पोस्टर में आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए वो पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो पोस्टर दीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये है पोस्टर। चीनी भाषा में क्या लिखा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। लिखा है, हम लॉकडाउन नहीं आजादी चाहते हैं। ये पोस्टर लगाए गए हैं चीन की सड़कों पर। हम कोविड टेस्ट नहीं, हम खाना चाहते हैं। लोगों ने चीनी भाषा में लिख रखा है, स्कूलों और काम से हड़ताल करें, सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं हम। तानाशाही गद्दार शी जिनपिंग को हटाया जाए, ये तस्वीर लगाई गई है। आइए, और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को फौरन जला दिया गया।
यानी कोई भी विरोध की आवाज, एक पोस्टर भी जिनपिंग को बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं जो धुआं उड़ रहा है, इस पोस्टर को जला दिया गया। ये पोस्टर इसी फ्लाईओवर पर लगा हुआ था जो अभी आपने देखा, इसे जला दिया गया। किसी भी विरोध का स्वर हो जिनपिंग के खिलाफ इन 36 घंटों के दौरान हर आवाज को जिनपिंग मिटा देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा को सुनिए, वो बता रहे हैं कुर्सी के लिए जिनपिंग किसी हद तक भी जा सकते हैं। सुनिए। देखिए, जो उन्होंने दिखाया अपने पूरे कार्यकाल में, खास करके 2012 के बाद आज 2022 है, वो इनसाइड जो चाइना है, उन्होंने सारे सत्ता, जितना भी पावर है, अपने अंदर ले आए। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 2000 में तो बन ही गए थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा होता, सबसे इंपॉर्टेंट औहदा होता है, वो चेयरमैन ऑफ CMC, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो भी उन्होंने 2012 में हत्या लिया। और तीसरी बड़ी चीज, तो प्रेसिडेंट तो बन ही गए PRC के 2013 में। और उसके बाद धीरे धीरे करके आए थे कि करप्शंस के चार्जेस के ऊपर में, करप्शन का बहाना, करप्शन के बैकग्राउंड में, कि करप्शन को टोटल खत्म करेंगे। और उन्होंने उसके से टारगेट किया। मिलिट्री के अंदर में मोर देन कहा जाता है, फ्यू थाउजेंड ऑफ जो ऑफिसर्स थे जिनको थोड़ा भी शक था, जो PLA में, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर में, उन्होंने सब। तो जिनपिंग ने सबको किनारे लगा दिया है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि 36 घंटे बाद क्या होने वाला है चीन में, क्या बदल जाएगा चीन के अंदर 36 घंटे बाद। देखिए जरा, 16 अक्टूबर तारीख याद रखिए, 16 अक्टूबर तक जिनपिंग को नींद नहीं आने वाली है। 10 साल से चीन की सत्ता पर काबिज रहने वाले जिनपिंग की किस्मत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिनपिंग फिलहाल चीन में 3 अहम पदों को संभाल रहे हैं, और इसमें राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन। CCP की 5 साल में एक बार होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक 16 अक्टूबर से शुरू हो रही, और इस बैठक में कई अहम पदों पर लोगों का चुनाव होगा। चीन में राष्ट्रपति पद तो औपचारिक है, असली ताकतवर तो CCP के जनरल सेक्रेटरी होते हैं। साल 1993 के बाद से पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चीन का राष्ट्रपति बनता आ रहा है, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन चीन की सशस्त्र सेना का मुखिया होता है। जिनपिंग नवंबर 2012 से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है, और मार्च 2013 से वो राष्ट्रपति की भूमिका भी संभाल रहे हैं। अगर जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिला, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही, तो यह चीन के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। वो माओ के बाद सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने वाले नेता बन जाएंगे चीन के अंदर। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरते दम तक जिनपिंग राष्ट्रपति रहेंगे, अगर 16 तारीख को जिनपिंग का मुकद्दर उनका साथ दे गया। देखिए जरा, ये आप ग्राफिक्स देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल जिनपिंग का लगभग मिलना तय है। शी जिनपिंग मरते दम तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे, और पार्टी में कोई जिनपिंग को टक्कर देने वाला इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आपको बताऊं, जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बने रहेंगे। जिनपिंग माओ जेडोंग जैसा बनना चाहते हैं, और माओ जेडोंग चीन के दरअसल संस्थापक थे। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। माओ कौन है? तो माओ ने चीन पर 25 साल तक राज किया था, 25 साल। जिनपिंग माओ की ऊंचाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे। माओ जेडोंग के पास भी चेयरमैन का दर्जा हुआ करता था। जिनपिंग चेयरमैन का दर्जा हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन बनकर जिंदगी भर राज करना चाहते हैं जिनपिंग, और जिनपिंग की शक्तियों में भी बहुत इजाफा होगा। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग की तानाशाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जिनपिंग को रोक पाना और मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शैलेंद्र साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या जिनपिंग अपराजय हो जाएंगे? जिनपिंग को कोई हरा नहीं पाएगा? जिनपिंग इसके बाद और क्रूर और ज्यादा तानाशाह हो जाएंगे क्या? चाइना और जिनपिंग अपने आप एक बहुत ही अलग रास्ते पर चल पड़े हैं, जहां शी जिनपिंग को आप अगर अपराजय कर देंगे तो ये एक खतरनाक सिचुएशन इसलिए हो सकती है क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप जिंदगी भर के लिए उस पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे, देश को लीड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको
गलत राह पर ले जा सकती है। जिस राह पर ऑलरेडी चाइना चल रहा है, जो विस्तारवाद का जो तरीका है, जिस तरीके से वो क्रूरता से काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का कहीं कोई तकाजा उससे कोई कर नहीं सकता, अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपका प्रेसिडेंट क्रूर से और क्रूर बन सकता है। ये चीन को पता होना चाहिए, उसके पार्टी लीडर्स को पता होना चाहिए, उसके पब्लिक को पता होना चाहिए कि आप एक आदमी को एक तरीके से अजेय बना रहे हैं। ये अपने आप में चेक्स एंड बैलेंसेस के खिलाफ है। ये आप मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी, तो दुनिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद सोचिए जब शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन जाएंगे तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, जो बात खुद कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं। दुनिया में तो एक ही शख्स है जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है और वो है किम जोंग उन, लेकिन जिनपिंग किम जोंग उन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। देखिए जरा, आपको बताऊं सनकी तानाशाह किम जोंग से कैसे निपटा जाए। दुनिया अभी इस पर माथापच्ची कर रही थी कि इस बीच शी जिनपिंग ने एक नई आफत खड़ी कर दी। शी जिनपिंग उस रास्ते पर चल पड़े हैं कि अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो वो दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, और हालात बताते ये हैं कि अब उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिनपिंग उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उनसे ज्यादा खतरनाक होंगे। दरअसल यह सवाल नहीं है, यह हकीकत है, यह सच्चाई है, क्योंकि आबादी, अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और कूटनीतिक मोर्चेबंदी के लिहाज से शी जिनपिंग के सामने किम जोंग कहीं नहीं ठहरते। बावजूद इसके किम जोंग ने अमेरिका जैसे देश को भी घुटने पर ला दिया था, परमाणु हमले तक की धमकी दे दी थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक किम जोंग से मिलने उत्तर कोरिया पहुंच गए थे और तब जाकर मामला पटरी पर लौटा था। उत्तर कोरिया की तुलना में चीन वैसे भी हर लिहाज से ज्यादा सक्षम, ज्यादा ताकतवर है। जिनपिंग और किम में एक और समानता भी है। किम जिनपिंग की तरह ही अपनी जनता की सोच पर काबू पाना चाहते हैं और इसके लिए जिनपिंग पिछले 2 कार्यकाल में लगातार काम कर रहे हैं। सोचिए अगर जिनपिंग भी किम जोंग उन की तरह तानाशाह बन गए तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे तानाशाही बढ़ेगी, और तानाशाही बढ़ेगी तो फिर क्या करेंगे जिनपिंग, यह मैं आपको बताता हूं। जिनपिंग आखिर अगला जिनपिंग का हथियार क्या होगा, जिनपिंग ने अभी क्या कर रखा है चीन के अंदर, लेकिन देखिए जरा तानाशाह जिनपिंग कैसा होगा यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिनपिंग 10 साल से देख रहे हैं, अभी एक ड्रैगन आग फुफकार रहा था, तीसरी बार प्रधानमंत्री की बनने के बाद दोनों तरफ से आग उगलेंगे जिनपिंग 10 साल से चीन की सत्ता पर दरअसल काबिज हैं। पार्टी के तमाम नेताओं को खत्म कर दिया है जिनपिंग ने, मिटा दिया है। भ्रष्टाचार में मौत और जेल की सजा दे दी है जिनपिंग ने। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को जेलों में डाल दिया है। पूर्व मंत्री सुन लिजन को सजाए मौत दे दी है। पार्टी में जिनपिंग को टक्कर देने वाला इस वक्त कोई नहीं, तो जिनपिंग का कोई उत्तराधिकारी नहीं है चीन के अंदर। विरोधी आवाजें उठी तो उन्हें जिनपिंग ने पूरी तरह से कुचल दिया। पार्टी में जिनपिंग का एक छत्र राज है और तानाशाही में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब आप ध्यान से पढ़िए, 1000 लोगों पर 370 सीसीटीवी कैमरे चीन में लगे। ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है चीन के अंदर। जनता की सोच पर चीन की सरकार का नियंत्रण है। मीडिया एक शब्द जिनपिंग के खिलाफ नहीं बोल सकती, नहीं लिख सकती है। क्या कहना है, क्या करना है, यह सब कुछ सरकार तय करती है। शिंगजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंधक बनाया गया। चू तक नहीं निकल रही है, न सिर्फ चीन में बल्कि चीन के बाहर। उइगर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की मनाही है, दाढ़ी रखना उनका बैन है। चीन के अंदर जनता वहां ना आलोचना कर सकती है और ना ही विरोध कर सकती है। ऐसे हालात है चीन में। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनपिंग अगर तीसरी बार आ गए, जिनपिंग अगर तीसरी बार आ ही गए तो फिर भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे। भारत के साथ वैसे ही टेंशन रहेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पहले से भारत और चीन के बीच टेंशन हाई रही है, लेकिन जिनपिंग तीसरी बार आ गए तो टेंशन और बढ़ जाएगी क्या। आइए अब आपको बताता हूं कि भारत के साथ आने के बाद हालात क्या होंगे। आखिर तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा क्या, ये देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, और इधर आप देख रहे हैं शी जिनपिंग को। तो सवाल यह, चीन भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है,
तीसरी बार जिनपिंग आ गए तो क्या होगा? जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल में तनाव बढ़ गया है। दरअसल डोकलाम में भारत चीन के बीच विवाद और बढ़ गया। इतना ही नहीं, भारत चीन की सेना आमने सामने आ गई थी पिछले दिनों। समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं और गलवान घाटी में भारत चीन के बीच भिड़ंत हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें 45 साल में पहली बार सीमा पर शहादत हुई थी। एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन ने अपने जवानों की मौत को छिपाया। चीन के जवान भी भिड़ंत में मारे गए थे लेकिन सामने नहीं आया। भारत ने 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की भी मदद करता रहा है। यूनाइटेड नेशंस में पाक आतंकियों को बैन होने से बचाता रहा है चीन। श्रीलंका और नेपाल में भी चीन का दखल बढ़ा है। तो तनाव बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, दूसरे कार्यकाल में हाई था, तीसरे में क्या स्थिति होगी? चीन के दखल से भारत के हितों को खतरा पूरी तरह से संभव है। जिनपिंग की वापसी टेंशन और बढ़ा सकती है। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा बने हुए हैं। सिन्हा साहब बताएंगे कि आखिर अगर जिनपिंग तीसरी बार आ गए, सिर्फ 36 घंटे का वक्त है, तो भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे? सुनिए। शी जिनपिंग आए थे, जो फर्स्ट टर्म्स में आए थे, वो एक असर्टिव और एक फॉरवर्ड थिंकिंग जो उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में मिडिल किंगडम सिंड्रोम और चाइनीज जो ये है नस्ल है, जो चाइनीज पीपल हैं, जो चाइना है, पूरे विश्व के अंदर में छा जाएगा। और एक असर्टिव और बहुत सारे जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लाए उन्होंने। फर्स्ट टर्म में ही वाज असर्टिव, सेकंड टर्म में ही वाज एग्रेसिव। कि हम एग्रेसिव हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम तहस कर देंगे, नहस कर देंगे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं भारत के लिए जिनपिंग का रुख क्या होगा। लेकिन दुनिया के लिए भी जिनपिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं होंगे। दुनिया के लिए भी परेशानी बढ़ाएंगे जिनपिंग अगर तीसरी बार आ गए। अभी जिनपिंग ने दुनिया के कई देशों की नाक में दम कर रखा है। देखिए जरा, वो देश आपके सामने है। कौन कौन से देश हैं? उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें यूरोप शामिल है। आज चीन पर पूरी दुनिया की नजर है। 36 घंटे तक नजर रहने वाली है, 16 अक्टूबर तक नजर रहने वाली। जिनपिंग ने चीन को और ताकतवर बनाया है, ये सच है। विकास के मामले में चीन आगे निकला है, बाकी देश प्रतिस्पर्धा में है। दुनिया के लिए चीन प्रोडक्शन हब बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन अमेरिका को भी सीधी टक्कर दे रहा है। अमेरिका के लिए अगर कोई चुनौती पेश कर रहा है तो वो है चीन। एशिया से लेकर यूरोप तक चीन का दबदबा है इस वक्त। दुनिया के कई देश चीन के साथ आ चुके हैं और दुनिया जिनपिंग की विस्तारवादी नीति से परेशान है। जिस तरह से चीन हर तरफ पैर पसार रहा है, चाहे वो जमीन हो या समंदर, दक्षिण चीन सागर तक चीन का हस्तक्षेप बढ़ गया है। और ताइवान नीति को लेकर भी जिनपिंग से दुनिया परेशान है। कोरोना को लेकर भी जिनपिंग पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। जिनपिंग की वापसी से परेशानी जस की तस रहेगी। यानी सवाल यह है कि हालात बदलने वाले नहीं है, लेकिन चीन की स्थिति बदतर होने वाली है। जिनपिंग की ताकत बढ़ेगी तो तानाशाही बढ़ेगी, तानाशाही बढ़ेगी, गुरूर बढ़ेगा तो जिनपिंग निरंकुश हो जाएंगे। और निरंकुश शासक न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिनपिंग के ही दोस्त हैं एक, पाकिस्तान, और इनकी जहां जा रहे हैं वहां बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री चोर चोर बोल रहे हैं लोग। पाकिस्तान के मंत्री जहां जा रहे हैं उन्हें चोर चोर सुनना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान के मंत्री है, वित्त मंत्री। सुनिए जरा, लोग इन्हें चोर चोर कह रहे हैं वॉशिंगटन में। You don't know me. Don't mother try to be smart. I'm you right here. You are lying. You are a liar. You are the job. You are lying. You are a liar. You are the job. You are lying. You are a liar. You are the job. You are lying. You are a liar. You are the job. ये आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वित्त मंत्री जा रहे हैं, वॉशिंगटन में है। लोग वित्त मंत्री के, पाकिस्तान के वित्त मंत्री को चोर चोर कह रहे हैं, चोर हो, झूठे हो। सुनिए जरा। You are the job. You are lying. You are a liar. You are the job. You are lying. You are a liar. You are the job.
अब जरा सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री को लोग चोर चोर कह रहे हैं। यही फर्क है। हमारे देश के नेता और मंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो इस्तकबाल होता है, स्वागत होता है, लोग दंडवत होते हैं। और ये एक पाकिस्तान है, इनको शर्म नहीं आती। इनके एक और मंत्री देखिए, ये महिला मंत्री है, फुल स्क्रीन, इनको भी चोर चोर कहा लंदन में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये पाकिस्तान की मंत्री है मरियम औरंगजेब। लंदन में लोग इन्हें चोर चोर कह रहे थे, सुनिए जरा। चोरनी खा के लूट के और खा गए और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है। ये पाकिस्तान की एक और मंत्री थी जिन्हें लोग चोरनी कह रहे थे लंदन में। पहले वॉशिंगटन, फिर ये लंदन, अब ये देखिए सऊदी अरब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इस बार। प्रधानमंत्री को लोग चोर कह रहे हैं सऊदी में। फुल स्क्रीन लीजिए सर, सुनिए। प्रधानमंत्री को लोग चोर चोर और भिखारी कह रहे हैं, सोचिए सऊदी अरब में, ये भी एक मुस्लिम मुल्क है। सुनिए। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी बेकारी बेकारी। कोई हुकूमत का आदमी भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मंत्री तक जहां जिस गली, जिस चौराहे से गुजर रहे हैं, लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हो रही है। क्या पाकिस्तान के सियासतदान बाढ़ आपदा को लेकर विदेशों से मिली मदद डकार गए हैं? क्या विदेश से मिली मदद की बंदरबाट हो गई है? डॉलर वाला दान आया था पाकिस्तान की भूखी और बेहाल जनता की मदद के लिए, लेकिन लगता है दान का पैसा भी वहां के हुक्मरान पचा गए। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ये नेता जिस गली चौराहे से गुजर रहे हैं, लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर चोर। तो देखिए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये प्रधानमंत्री से चली आ रही है। उनको भी ऐसे ही सत्कार और सम्मान मिल रहा है जहां जा रहे हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तीन मंत्री हैं। ये आगे तो प्रधानमंत्री खड़े हैं, उसके बगल में मरियम औरंगजेब है, उसके बगल में दूसरे मंत्री इशाक डार है और उसके बगल में मरियम औरंगजेब है। इन्हें सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे सम्मान मिलेगा हम कहीं जाएंगे तो। हुआ ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार, जिनको आपने देखा शुरू में, इनका विरोध हुआ। और ये कहां थे? सोचिए वॉशिंगटन में थे। वहां भी लोग चोर चोर बोल रहे हैं, एयरपोर्ट पर चोर चोर के नारे लग रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सोचिए, गए थे वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में और वहां भी चोर सुनना पड़ गया। इशाक डार जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाने लगे, लोगों ने उनको विशेषणों से नवाजना शुरू कर दिया। लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और डार ने भी जवाब में प्रदर्शनकारियों को झूठा बताया। सोचिए, मंत्री भी लड़ रहा है लोगों से। डार के सहयोगियों ने प्रदर्शनकारियों को गाली दी और सितंबर महीने में मरियम औरंगजेब, जो सबसे किनारे खड़ी हैं, उनको भी चोरनी कहकर लोग आवाज लगा रहे थे। लंदन में थी उस वक्त वो। लंदन के दौरे के दौरान लोग उन्हें चोरनी कह रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब की बात मैं कर रहा हूं। बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर मरियम को लोगों ने घेर लिया था। लोगों ने कहा कि जनता मर रही है और आप लोग मजे कर रहे हैं। लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसी तरह का विरोध झेल चुके हैं जिस वक्त वो सऊदी अरब में थे। उस दौरान धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे शहबाज शरीफ के लिए भी लगाए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान में दरअसल भयानक बाढ़ आई है। लोगों का गुस्सा क्यों है ये देखिए जरा। गाड़ियां बह गई इस बाढ़ में, घर तबाह हो गए, लोग बह गए, अपनों को खो दिया लोगों ने। और इस हालात में पाकिस्तान के मंत्री विदेश घूम रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में पानी पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, दोनों तस्वीरों को मिक्स कीजिए और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बता रहे हैं। पहली तस्वीर प्ले कीजिए बैक टू बैक। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो हालात हैं, लोगों का गुस्सा इसलिए है कि पैसा जो आया था वो पूरा पैसा कौन खा गया? मंत्री प्रधानमंत्री खा गए, इसलिए लोग पाकिस्तान में गुस्सा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बाढ़ का पैसा कैसे सरकार खा गई है। देखिए आपको बैठे नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ पैसों के ढेर पर बैठे हैं। आरोप यह लग रहा है कि सारा डॉलर और यूरो हड़प गए हैं प्रधानमंत्री और मंत्री, और लोग बाढ़ में मर रहे हैं पाकिस्तान में। अगस्त सितंबर महीने में भयंकर बाढ़ आई थी पाकिस्तान में, करीब 1700 लोगों की मौत हो गई। इसमें सोचिए 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए पाकिस्तान में। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को दिए 178 अरब रुपए की मदद, खा गए। एशियन बैंक ने 504 रुपए की मदद दी, वो भी खा गए। वर्ल्ड बैंक ने 438 अरब रुपए दिए, वो भी हड़प गए। अमेरिका ने भी 14 अरब रुपए का फंड दिया, वो भी पचा गए। दान में मिले पैसों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे अब पाकिस्तान के इन मंत्रियों पर। राहत सामग्री में लूट की खबरें आ रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिका ने भी इन्हें चेतावनी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से सीधा जवाब मांगा है कि आखिर क्या कर रहे हो। अमेरिकी विदेश विभाग का सख्त बयान सामने आया है। अमेरिका के पैसों में अगर गड़बड़ी हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाढ़ प्रभावितों तक नहीं पहुंच रही है मदद, और अमेरिका इसकी पूरी जांच करेगा। तो जांच के घेरे में शहबाज शरीफ भी आएंगे। सारा पैसा डकार कर बैठे हैं और पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं। दान के पैसों में गड़बड़ी पर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। विदेशों से आई मदद भी पीड़ितों तक नहीं पहुंची है। लाखों परिवार खाना पानी दवाओं के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब सुनिए जरा पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान में रहने वाले खुद बता रहे हैं वो किस हालात में, सुनिए। इंडिया से इंडिया आप देखते हैं डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है। यार यहाँ सारे चोर हैं, हम जो मर्जी कर लेना सारे ही चोर हैं। पाकिस्तान में हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंसान करप्शन कर रहा है, यहाँ हर इंसान करप्शन कर रहा है। यहाँ आप क्या मैं क्या, शायद लोग कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी लिहाज से वो लोग कर रहे होते हैं। करप्शन हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा की है। करप्शन कर करके हमारा मुल्क जो है एक उस हद तक पहुंचा दिया है जहाँ के खत्म हो चुका है मुल्क। हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरों से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, हमें फंड लेने पड़ रहे हैं। जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर हुक्मरानी करती है और ये सारे पैसे बाहर ले जाती है। उधर इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, उधर क्रिएटिविटी बड़ी ज़्यादा है, वो उनकी फील्ड्स बड़ी ज़्यादा हैं। और फिर अगेन वो पहले मुल्क का सोचते हैं, जेबें बाद में भरते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना कोई मोटिवेशन है। करप्शन का लिंक इकोनॉमी के साथ है और इकोनॉमी का लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का लोगों से यकीन उठ रहा है, कम्युनिज्म पे उनका यकीन उठ रहा है, और जो इंडिया है उसके रिलेशन अमेरिका जैसी कंट्री के साथ बेहतर हो रहे हैं। उनकी इकोनॉमी चूँकि इतनी बड़ी है कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो वहाँ पे क्राइसिस उस तरह से नहीं आते जिस तरह से हमारे पास आते हैं। यहाँ के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एजुकेशन के मसले हैं, यहाँ पे मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तबका करप्शन छोड़ देता है, वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान को चारों तरफ से पैसा आ रहा है, कहां कहां से पैसा मिल रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान को। देखिए जरा, यूनाइटेड नेशंस में यानी संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान कटोरा लेकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में ऐलानिया किया गया कि आइए भाई इनकी मदद कीजिए, कोई तो मदद करे। लेकिन सवाल ये, कोई मदद नहीं कर रहा। ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी मुस्लिम देशों का संगठन जो है, 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है, कोई मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान का। सोचिए क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जो पैसा है ये खा जाएंगे। बाढ़ आपदा के बाद पाक ने मदद की गुहार लगाई और यूएन ने मदद जुटाने के लिए बाकायदा लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य का आधा भी नहीं जुटा पाया है संयुक्त राष्ट्र, आधा। पाक की मदद को ज्यादातर देश तैयारी नहीं है, कोई आगे ही नहीं आ रहा है। ओआईसी ने भी खींच दिए हैं मदद से हाथ, यानी इस्लामिक देश भी आगे नहीं आ रहे। ओआईसी इस्लामिक देशों का संगठन है और सऊदी अरब ने 1000 टन खाने के पैकेट भिजवाए हैं उन्हें। तुर्की ने
शुरुआत में कुछ लाख टेंट जरूर भेजे थे और इसके अलावा ओआईसी के देशों ने कोई मदद नहीं की है और पाकिस्तान की अपील पर दुनिया ध्यान नहीं देती है। इसकी वजह है पाकिस्तान की आतंकी देश की छवि। आतंकियों को ट्रेनिंग देकर दूसरे देशों में भेजा जाता है। एफएटीएफ ने 3 साल बाद भी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है पाकिस्तान को। इसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। पाकिस्तान से दूरी बनाने की बड़ी वजह चीन है और चीन की विश्व में दादागिरी वाली छवि है। पश्चिमी देशों का चीन से 36 का आंकड़ा है। आइए, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो देश से है। खबर यह है कि शिवलिंग है या फव्वारा, अब कैसे होगा निपटारा, क्योंकि यह मामला कोर्ट में था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर आज फैसला आना था कि कार्बन डेटिंग होगी तो पता चलेगा ये क्या है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा? अब ये लड़ाई तो वैसे ही जारी रहेगी। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताता हूं कोर्ट में क्या हुआ। कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है और बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को इग्नोर किया गया है, इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विष्णु जैन, इनको सिर्फ जो है नाम चाहिए, इनको जो है काम से कोई लेना देना नहीं। कोई निराशा नहीं है, हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम जनमानस की धार्मिक भावना आस्था को भी ख्याल रखते हुए उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त किया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का सस्पेंस गहराता जा रहा है और जैसे जैसे सस्पेंस गहरा रहा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की सांसें थमती जा रही हैं कि आखिर वहां मिला शिवलिंग के आकार की वस्तु वाकई शिवलिंग ही है या फव्वारा। जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है, इसका पता कार्बन डेटिंग से चल सकता है, लेकिन जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मंजूरी नहीं दी है और हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। आम जनमानस की धार्मिक भावना आस्था को भी ख्याल रखते हुए उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त किया है। कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन में ही अदरवाइज का ही प्रेयर था ना, तो उनकी जो एप्लीकेशन थी वो होल एप्लीकेशन ना उनकी निरस्त हुई, तो सब निरस्त है। मेरी लीगल ओपिनियन ये है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है और बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को इग्नोर किया गया है, बहुत सारे ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट के और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स को इग्नोर किया गया है, इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आज अदालत के अंदर क्या हुआ। आज अदालत में जज जब पहुंचे, क्योंकि दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे, याचिकाकर्ता मौजूद थे, अदालत में हुआ यह कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। उनकी याचिका थी कार्बन डेटिंग को लेकर, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने कहा। जिला जज ने कार्बन डेटिंग की अर्जी खारिज की। वाराणसी जिला कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया इस मामले में और कोर्ट ने कहा कि कार्बन डेटिंग नहीं कराई जा सकती है क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संरक्षित रखा जाए शिवलिंग को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर सुरक्षित रखने को कहा था और जो शिवलिंग मिला है वो इसी परिसर में दरअसल स्थित है। अगर कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग को क्षति हो सकती है। इस फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उनका कहना है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, दोनों ही पक्ष को सुनिए, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष। आम जनमानस की धार्मिक भावना आस्था को भी ख्याल रखते हुए उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त किया है। कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन में ही अदरवाइज का ही प्रेयर था ना, तो उनकी जो एप्लीकेशन थी वो होल एप्लीकेशन ना उनकी निरस्त हुई, तो सब निरस्त है। कोई बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं क्योंकि जो मेन आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बनाया है, इसलिए उस ऑर्डर को अमेंडमेंट कराने या जो भी कराने के लिए वो जा सकते हैं। हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए, इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में मांग रखी थी। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो इस मांग को हम लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो रहिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदू पक्ष जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कार्बन डेटिंग जरूरी क्यों है? तो कार्बन डेटिंग जरूरी इसलिए है कि कार्बन डेटिंग दरअसल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इससे शिवलिंग की उम्र का पता चलेगा, यह कहना है हिंदू पक्ष का।
उम्र पता चलने से विवाद खत्म हो जाएगा और इसके लिए खास प्रक्रिया अपनानी होगी। इस प्रक्रिया को ही कार्बन डेटिंग कहते हैं। पहले आसपास की चीजों की उम्र जानना होगा और क्योंकि आसपास में चीजों में कार्बन मौजूद होगा और इससे शिवलिंग की उम्र का अंदाजा लग सकेगा। क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन होना जरूरी है और इसीलिए कार्बन डेटिंग की मांग की गई। लेकिन चट्टानों और पत्थर में कार्बन नहीं पाया जाता है। शिवलिंग एक पत्थर है, इससे वहां कार्बन नहीं होगा इसलिए आसपास की चीजों की उम्र जाननी होगी जिससे शिवलिंग की उम्र का अंदाजा लगाया जा सके। आइए तो अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोई भी फैसला कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट में होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। चारों तरफ आप हल्ला हंगामा सुन रहे हैं कि आखिर पुतिन क्या बम फोड़ेंगे न्यूक्लियर, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, पुतिन करने क्या वाले, व्हाट नेक्स्ट, पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि पुतिन अब तक खामोश है, शांत है, लेकिन पुतिन क्या करने वाले हैं ये रिपोर्ट देखिए जरा। आठ महीने गुजर चुके, पुतिन यूक्रेन पर गोले बरसा रहे हैं। पूरा यूक्रेन बारूद के धुएं से काला नजर आ रहा है। कहीं टूटी इमारतें तो कहीं ज़ेलेंस्की के जले हुए टैंक नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक यूक्रेन में पुतिन की जीत का झंडा नहीं लहराया। पश्चिमी देशों की सरपरस्ती में ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन पर ठोस जमा रहे हैं। लेकिन अब पुतिन ने साफ कर दिया है कि समय आखिरी वार का आ गया है। सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या पुतिन सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं? कहीं पुतिन एक झटके में यूक्रेन को खत्म तो नहीं कर देंगे? आखिर पुतिन अब जंग में कौन सा कदम उठाने वाले हैं? आइए, अब सबसे बड़ा सवाल ये, दुनिया ये जानना चाहती है कि पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, पुतिन करने वाले क्या हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पुतिन के दिमाग का पूरा स्कैन किया है हमने और पुतिन का अगला स्टेप क्या है ये देखिए जरा। तो पुतिन आपके सामने आ गए हैं और पुतिन के दिमाग में जो चल रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। देख रहे हैं आप पुतिन क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल आ रहा है उनके जहन में। पुतिन अपनी इमेज खोना नहीं चाहते इस वक्त, वो चाहते हैं वो सबसे ताकतवर इमेज में इस वक्त है दुनिया में। अमेरिका, यूरोप उनसे खौफ और डर खा रहे हैं। पुतिन चाहते हैं ये इमेज खत्म नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन अब अस्तित्व की लड़ाई है पुतिन के लिए, करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन है। पुतिन पश्चिमी देशों से टकराव से पुतिन बच रहे हैं। जंग में पुतिन झुकेंगे नहीं, ये वो तय कर चुके हैं और अंतहीन युद्ध का डर है पुतिन को कि ये ना खत्म होने वाली जंग है। मरते दम तक पुतिन लड़ते रहेंगे और जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। पुतिन तबाही के हथियार उतार देंगे। अब बड़ी खबर यह है कि तबाही के हथियार पुतिन उतार देंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर से अटैक कर सकते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या है मैं बताऊंगा। युद्ध में परमाणु हमला करेंगे पुतिन और यूक्रेन को नक्शे से मिटा देंगे। पुतिन के जहन और दिलो दिमाग में इस वक्त यह है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन खबर बड़ी यह है कि 14 देश करेंगे परमाणु जंग की तैयारी। जी हां, 14 देश परमाणु युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। रूस के खिलाफ यह परमाणु युद्ध अभ्यास होगा और नेटो देश करेंगे न्यूक्लियर रिहर्सल। और अगले हफ्ते से, आपको बताऊं, अगले हफ्ते से यह युद्ध अभ्यास होने वाला है। कौन से वो 14 देश हो सकते हैं देखिए जरा। यह मैप आपके सामने आ गया जो परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। कनाडा, जर्मनी, आइसलैंड, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, तुर्की, इटली, ये वो देश हैं जो, और साथ ही साथ अमेरिका, ये वो देश हैं जो दरअसल न्यूक्लियर अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको बताऊं क्यों, आखिर क्यों परमाणु जंग का माहौल बन रहा है। पुतिन के पास कोई और रास्ता नहीं बच रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के पीछे तमाम पश्चिमी देश खड़े हैं इस वक्त, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन को धुआं कर दिया है। पुतिन सीधे दुनिया में खुद को महाशक्ति कहने वाले देशों को चुनौती दे रहे हैं।
ऐसे में अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के लिए पुतिन एक चुनौती बन गए। नेटो एक शक्तिशाली देशों का समूह है जिसमें तमाम देशों के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। ऐसे में यूक्रेन का पुतिन के सामने सरेंडर इन शक्तिशाली देशों के लिए बड़ी नाकामी होगी और इनके तमाम न्यूक्लियर हथियारों के लिए शर्मिंदगी भी होगी। ऐसे में नाटो देश पुतिन को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं और इसके लिए नाटो देश एक युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह युद्धाभ्यास, ये वॉर रिहर्सल पुतिन को भड़काने का काम कर सकता है और फिर पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़ा वार कर सकते हैं। पुतिन लगातार बड़े हमले की धमकी भी दे रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कैसे ये बड़ी जंग होने वाली है। जंग के बीच नेटो का परमाणु अभ्यास जारी है, शुरू होने वाला है। नेटो के 14 देश मिलकर ये युद्धाभ्यास करने वाले हैं। युद्धाभ्यास का नाम है स्टीड और एलबैंड हटाइए प्लीज। रूस की सीमा के पास गरजेंगे फाइटर स्टीड फास्ट नून, इस युद्धाभ्यास का नाम है। परमाणु गिराने की रिहर्सल की जाएगी और न्यूक्लियर गिराने वाले फाइटर उड़ेंगे। इसमें युद्धाभ्यास में सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी होंगे, साथ ही साथ हवा में ईंधन भरने की भी रिहर्सल की जाएगी। अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये बॉम्बर बहुत खतरनाक है, ये परमाणु बम गिराता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। B-52 दुनिया में सबसे खतरनाक जहाज है। रूस सीमा से 1000 किलोमीटर दूर इसका अभ्यास होगा और नेटो की युद्धाभ्यास 1 सप्ताह तक चलने वाला है। अभ्यास पर नेटो महासचिव ने यह बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है नेटो का युद्धाभ्यास अब रद्द नहीं होगा। यह युद्धाभ्यास नेटो की प्रतिबद्धता की निशानी है और परमाणु हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। एक सबसे ज्यादा उकसाने वाली बात यह आपको बताऊं कि परमाणु अभ्यास, न्यूक्लियर वेपन का अभ्यास होने जा रहा है। परमाणु हथियारों के लिए अभ्यास होगा। यह पुतिन को उकसाएगा और बाकायदा बहुत खतरनाक जहाज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं B-52 बॉम्बर कहते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इसे कहते हैं B-52 बॉम्बर और इस विमान का भी इस्तेमाल होगा। सुनिए जरा आवाज इसकी, आसमान को चीरती हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि B-52 जब अंतरिक्ष आसमान में उड़ेगा तो किस तरह से तबाही मचाएगा ये। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, आसमान में आप देख रहे हैं B-52 महाविनाशक विमानों में इसकी गिनती होती है। B-52 की अमेरिका का बेहद खतरनाक बम वर्षक है ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। यूएस आर्मी में बमबारी की कमान संभालते हैं ये B-52। परमाणु बम गिरा सकता है ये B-52 बॉम्बर। आपको बताऊं एक हमले में पूरा शहर तबाह कर सकता है ये विमान। 30,000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, यानी किसी देश पर 30,000 किलो विस्फोटक गिराएगा तो पूरा देश तबाह। वजन के साथ 13,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है यह B-52। इराक में आसमान से दुश्मन का खात्मा किया इसने और सीरिया जंग में भी यह B-52 बॉम्बर मोर्चा संभाल चुका है और अफगानिस्तान में अपनी ताकत इसने दिखाई थी। वियतनाम में भी जंग का हुनर दिखा चुका है ये बॉम्बर। आइए, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यह है कि नेटो के 14 देश परमाणु युद्ध अभ्यास करेंगे, तो दूसरी तरफ खबर यह है कि पुतिन भी परमाणु युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। जी हां, और इसी महीने पुतिन परमाणु युद्ध अभ्यास करेंगे। परमाणु जंग की तैयारी कर ली है पुतिन ने। दोनों तरफ से वॉर रिहर्सल शुरू होगी। पुतिन भी न्यूक्लियर हथियारों से रिहर्सल करेंगे। इसी महीने ये बड़ी वॉर रिहर्सल होने वाली है। देखिए जरा तस्वीरें देख रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं मैं आपको। ये पिछले साल 2022 यानी इसी साल फरवरी में ये न्यूक्लियर वॉर जो रिहर्सल हुई थी उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, जंगी आप टैंक्स नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस रिहर्सल को किया था पुतिन की सेना ने और ऐसे ही रिहर्सल फिर से होने जा रही है। लेकिन पुतिन बताया जा रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है दरअसल ये, और जब पुतिन इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा। परमाणु जंग की तैयारी में पुतिन भी दरअसल परमाणु युद्ध अभ्यास इसी महीने सबसे बड़ा वॉर रिहर्सल करने वाले हैं। परमाणु जंग की रिहर्सल करेंगे पुतिन। रूस और यूक्रेन की जंग लंबे समय से चल रही है और दुश्मन की धरती पर युद्ध में पुतिन को काफी नुकसान हो रहा है। हालात यह है कि हर दिन रूसी सैनिकों की मौत में बड़ा इजाफा हो रहा है।
ऐसे में पुतिन के सामने जंग को जीतने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर का सबसे अच्छा विकल्प होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन से जंग में पुतिन के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर जीत का साफ रास्ता होगा और इससे पुतिन की सेना का नुकसान भी कम होगा और दुश्मन के पैर जंग से पूरी तरह उखड़ जाएंगे। रूस एक महाशक्तिशाली देश है और पुतिन के पास भारी संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं, रूस की पश्चिमी सीमा में लगभग 1588 न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। अगर छोटे टैक्टिकल हथियारों की बात करें तो ऐसे हथियारों की संख्या पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कई अमेरिकी खुफिया एजेंसी इनकी संख्या 1000 से 2000 के बीच मानती हैं। आइए, ये टैक्टिकल हथियार क्या है, कैसे होते हैं? ये आपने सिर्फ नाम सुना है बार बार कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार दाग देंगे पुतिन। आखिर ये होते क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ये हथियार युद्ध में दरअसल इस्तेमाल होते हैं और इन बम को जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी से भी गिराया जा सकता है। इनमें यह खासियत होती है। क्रूज मिसाइलों से भी इन्हें फायर किया जा सकता है। आर्टिलरी तोप से गोले की तरह भी इन्हें फायर कर सकते हैं। इनमें छोटे बम और मिसाइलें भी शामिल होती हैं। सीमित दायरे में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं ये हथियार। इन बमों को टारगेट के करीब से दागा जा सकता है। न्यूक्लियर बम की तुलना में इनका विस्फोट कम होता है, यानी कम असर छोड़ते हैं। फैलने वाला रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है ये भी सीमित होता है, यानी जिस जगह दागा जाएगा ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसी दायरे को नुकसान करेगा। हालांकि इन बम से खतरनाक नुकसान भी होता है। टैक्टिकल बम में आपको बताऊं, 200 मीटर आग का गोला बनता है। जब यह गिरता है लगभग 1.6 किलोमीटर में आने वाली हर चीज जल जाती है। साथ ही साथ धमाके में विनाशकारी शॉक वेव निकलती हैं। जब यह गिरेगा तो धमक होगी, धरती कांप उठेगी। 350 मीटर प्रति सेकंड शॉक वेव निकलती है इस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से। रेडियो एक्टिव कचरा आसमान से बरसता है इसमें और हवा, मिट्टी और पानी को भी दूषित करते हैं ये न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियार। आइए, लेकिन ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं और बाइडेन ने जो बात कही वो बहुत बड़ी है। जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि पुतिन ने अगर ये गलती की परमाणु हथियार दागने की, तो फिर पुतिन का फैसला क्या होगा ये दुनिया देखेगी। रूस के लोगों की रक्षा सबसे ऊपर है, पुतिन ने कहा। इसके लिए कोई भी हथियार हम चला देंगे। हमारे पास दुनिया की तबाही के हथियार मौजूद हैं। अगर पुतिन ने परमाणु हमला, बाइडेन क्या कह रहे हैं, अगर पुतिन ने परमाणु हमला किया तो पेंटागन का जवाब तैयार है। पेंटागन है अमेरिका का रक्षा मंत्रालय। उन्होंने कहा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का जवाब फिर तैयार है। मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पुतिन ने परमाणु बम फेंक दिया। हर संभव तैयारी कर ली गई है हमारी तरफ से। क्या करेंगे ये बताना गैर जिम्मेदाराना है, यानी उसके बाद जो होगा वो शायद इतना खराब और बदतर होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं ईरान, जहां हिजाब पर लड़ाई जारी है और अब हिजाब का प्रदर्शन कुचलने के लिए सेना उतार दी गई है। हिजाब आंदोलन के खिलाफ सेना उतार दी गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ईरान की। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है पूरे ईरान में, ईरान सरकार के लिए सिरदर्द हो गया है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ईरान नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में असर हो रहा है। तो ईरान सरकार ने क्या किया, अब इस प्रदर्शन को कुचलना शुरू कर दिया है। अपनी सेना को उतार दिया है सड़कों पर इन लोगों को हटाने के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, एक लड़की की मौत हो गई, फायरिंग हुई और फायरिंग में इस लड़की की जान चली गई। ईरान के ये हालात, ये स्थिति बनी हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब जो हालत है मैं आपको बताऊं, ईरान की सरकार के लिए मुश्किलें हैं। ईरान की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको रोके, इस प्रदर्शन को, क्योंकि ये उनकी छवि खराब कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और ये आप देख रहे हैं, सेना उतारी गई है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड उतारे गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये वो गार्ड है, इन्हें उतार दिया है ईरान की सरकार ने लोगों को कुचलने के लिए। महिलाएं जो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं उन्हें दबाने के लिए इन्हें सड़कों पर उतार दिया गया है और ये सरदर्द बन गया है। ये सरदर्द कैसे बन गया है ये मैं आपको बताऊंगा। खास किस्म की
फोर्स उतार दी गई है। इस फोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कुचलने के लिए कैसे सेना उतारी गई है। कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये है महसा अमीनी। महसा अमीनी की जो हत्या की गई, उस हत्या की वजह से ईरान में यह हंगामा हो रहा है, ईरान में बवाल हो रहा है। इसकी उम्र सिर्फ 20 से 21 साल की लड़की थी और इसने हिजाब नहीं पहना था। इसने हिजाब नहीं पहना था और हिजाब ना पहनने की वजह से इस लड़की की हत्या कर दी गई। ये आरोप लगा, ये कोमा में थी, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद से आप देख रहे हैं महिलाएं बिना हिजाब के ईरान में घूम रही हैं। ये तस्वीरें आप देख, ये जो आप देख रहे हैं कैसे आखिर इसकी वजह की हुई। पिलर ग्राफिक्स है, प्लीज कम फास्ट। हिजाब आंदोलन के खिलाफ सेना उतरी है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। 13 सितंबर को महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया, हिजाब ना पहनने को लेकर गिरफ्तारी हुई थी उनकी, और 16 सितंबर को महसा अमीनी की मौत हो गई। ईरानी पुलिस पर महसा की पिटाई का आरोप लगा। परिवार ने कहा कि मौत सिर में चोट लगने की वजह से हुई। पुलिस ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया था। अमीनी की मौत के बाद आंदोलन और तेज हो गया। तेहरान से शुरू हुआ विरोध 31 शहरों तक फैल गया। महिलाएं सुरक्षा बलों के सामने हिजाब जला रही हैं। अब स्कूली छात्राएं भी आंदोलन में कूद गई हैं। स्कूल में सुप्रीम लीडर खिमनेई के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। डिक्टेटर की मौत, हिजाब से आजादी मांग रही हैं महिलाएं। ये हालात ईरान में है। और आपको बताऊं हिजाब आंदोलन के खिलाफ कैसे सेना उतरी है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे इन महिलाओं को प्रोटेस्ट कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश हो रही है। ईरान में 1 महीने से दरअसल विरोध प्रदर्शन जारी है और 30 शहरों में सड़कों पर हिंसक आंदोलन हो रहा है। विरोध पर ईरान के शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान आया। उन्होंने कहा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, छात्राएं दिमागी रूप से बीमार हैं। उनका कहना है छात्राओं को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, यानी पागल खाने में भर्ती कराया जाए। दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को जिन अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है वहां भर्ती कराया जाए। असामाजिक व्यवहार को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। सैकड़ों माता पिता को बच्चों के बारे में जानकारी नहीं है, मौत हो गई या जेल में है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है लोगों को। और हिजाब का सबसे ज्यादा विरोध कुर्दिस्तान प्रांत में हो रहा है। गुरुवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये ईरान में हालात बने हुए हैं और अब सरकार के पास एक सेना विकल्प बचा हुआ है, लेकिन यह विरोध की आवाज कुचली नहीं जा सकती है क्योंकि आधी आबादी अब सड़कों पर है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।